एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। 2025 का बजट किसानों के लिए नए अवसर लेकर आया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। इस बजट से कृषि क्षेत्र को और कैसे मजबूती मिलेगी, देखिए मंडी.com की इस रिपोर्ट में। दो 2025 के बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिलों पर सरकार की नजर रहेगी और वहां की कृषि की हालत सुधारने के लिए वित्तीय मदद, बीज, सिंचाई और भंडारण जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि ये बजट कृषि क्षेत्र में पहले से मौजूद नीतियों की निरंतरता है और इसके जरिए सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनकी जीवन शैली सुधारने और देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार इस बार 2.6 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के लिए बजट बनाया है। ये पिछले साल का मोटा मोटी लगभग एक ही है। इसका कारण ये है कि पिछले कुछ सालों से देखी जा रही है कि जो एग्रीकल्चर के लिए पैसा रखा जा रहा है वो खर्चा नहीं किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ वीकनेस रही है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस साल इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो। रकम ना बढ़ाया जाए बेशक, पर काम ठीक से हो। और इस तरह से उन्होंने ये बजट को बनाया है कि ताकि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, आगे काम जाके बढ़े। 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे किसानों को सीधा लाभ मिल सके, किसानों की आय में वृद्धि हो और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। सरकार ने दलहन, कपास और उच्च उपज वाली किस्मों के लिए मिशन शुरू किया है, जिससे देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों का भी स्वागत किया गया, जैसे ड्रोन का उपयोग और किसान उत्पादक संगठनों के लिए नए प्रावधान। जो इस साल का बजट है, अगले वित्त वर्ष का 2025-26 का, उसमें कृषि क्षेत्र के लिए कुछ जो चीज़ें की हैं वित्त मंत्री ने, उसमें एक सबसे बड़ा जो उनका कदम मुझे लगा है वो एक तो जो किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लिमिट है उच्चतम, उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया है। दूसरे जो कृषि धन धान्य योजना जो शुरू की है कि 100 जिले जहाँ पर उत्पादकता का स्तर कम है, आय कम है, तो वहाँ किस तरीके से उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, उत्पादकता बढ़ाने की और किसानों की आय में वृद्धि करने की। इसके अलावा जो मिशन है, जैसे कॉटन मिशन लॉन्च किया है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के लिए मिशन लॉन्च किया है और दालों के लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया कि दालों में कैसे आत्मनिर्भरता देश हासिल कर पाएगा। प्लस जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जैसे ड्रोन दीदी के लिए प्रावधान थोड़ा बढ़ा दिया है, ये किया है। और आपका जो यूजुअली जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए प्रावधान है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो बजट में की गई हैं। सरकार ने 2025-26 के बजट में एक अहम पहल की है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 100 जिलों में कृषि उत्पादन में सुधार लाना है, जहां कृषि क्षेत्र कमतर प्रदर्शन कर रहा है। इन जिलों में प्राकृतिक रूप से भी कृषि गतिविधियां सीमित हैं और रोजगार के अवसर कम हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि विकास, फसल उत्पादकता बढ़ाने और ऋण वितरण योजनाओं को उन जिलों में प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी मिशन मोड पर काम करेंगे, ताकि किसानों को अधिक से अधिक मदद मिल सके। इसमें जो मेन जो मुद्दा जिस बार सरकार ने जो पिकअप किया है, ये है कि 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें एग्रीकल्चर अंडर परफॉर्म कर रही है, मतलब कि कृषि उत्पादन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे नेचुरली किसानों की रोजगार भी कम है। तो सरकार की इच्छा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जैसे आपकी कृषि विकास की हुई, क्रॉप प्रोडक्टिव बढ़ाने की हुई, या आप ऋण देने की जो स्कीम है,
वो सारों को इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में आप लागू करें, ठीक से लागू करें। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफिसर होगा एग्रीकल्चर का, ये लोग इस काम को करेंगे और यहाँ पे किसानों को जितना भी मदद दे सकते हैं उस तरह से आप देंगे, एक मिशन मोड में। आपको याद होगा कि 60 के दशक में हम लोगों ने कृषि क्रांति लाई थी, जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के कुछ जगह को मिला के हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। तो इसी तरह से हम आप चाहते हैं कि देश के ये 100 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी हो, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम एकजुट के काम करें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट्स की भला हो पाए, यहाँ पे किसानों की आमदनी बढ़ पाए। सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलावों की दिशा में कदम उठाए हैं, खासकर एमएसपी से जुड़ी चुनौतियों को लेकर। एक बड़ा मुद्दा यह है कि एमएसपी के कारण कुछ फसलों जैसे धान और गेहूं का उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे इनकी अधिकता के बावजूद कुछ इलाकों में कृषि भूमि की उर्वरता घट रही है। सरकार ने आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को घटाने के लिए योजनाएं बनाई हैं और किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। इसके लिए प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को सुधारने की जरूरत है ताकि नई फसलों के प्रति किसानों की रुचि बढ़ सके। दिक्कत ये होती है कि एमएसपी देने के कारण से वही कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। आप चावल और गेहूं ही ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। जितना हमें चावल चाहिए उससे शायद ज़्यादा कर रहे हैं, जितना हम गेहूं चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं। और वो इन इलाकों में कर रहे हैं, जिन इलाकों में कर रहे हैं ये, वहाँ पे आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता घटे जा रहा है। आप अगर नया कुछ क्रॉप लाते हैं तो उसको अगर लाभजनक नहीं होगा तो किसान क्यों उसके तरफ जाएगा। तो वहाँ पे प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो है उसको ठीक करने पड़ेगा ताकि मंडी सिस्टम और अच्छी तरह से फंक्शन करे। यार कॉरपोरेट के तरीके से आप अगर खरीदारी करें तो उसकी आप सिस्टम ठीक करें। अगर आप कॉरपोरेट से खरीदवा रहे हैं तो आपको साथ ही साथ में उल्टा तरफ से किसानों की तरफ से एक शक्तिशील कोऑपरेटिव की ज़रूरत है, जो कोऑपरेटिव अपना दाम मांग पाएगा। नहीं तो कॉरपोरेट हर वक्त अपना दाम सेट करेगा और किसान को उसी दाम पे बेचने पड़ेगा। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन की बहुत बड़ी एक रोल है, एक भूमिका है, जिसके तरफ सरकार दिखाया है, दिशा दिखाया है। किसान की उपज की मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए भी कई उपाय किए जा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठनों के जरिए कई किसान मिलकर अपना उत्पादन और विपणन एक साथ कर सकते हैं। ये एक तरह का संगठित तरीका है जो किसानों को बेहतर लाभ देने में मदद कर सकता है। दूसरा विकल्प सहकारिता का है। इससे किसानों को मूल्य निर्धारण और लाभ में हिस्सा मिलता है, जो एक आदर्श मॉडल साबित हो सकता है। वहीं कृषि उत्पादों, खासकर फल और सब्जियों की मार्केटिंग भी समस्या है। इनके समाधान के लिए सरकार ने शहरों के पास वेजिटेबल क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। जो किसान है उनको उपभोक्ता का जो मूल्य है उसके मुकाबले कई बार 1/4 या 1/5 हिस्सा ही मिल पाता है। तो ये तमाम सारे चैलेंज है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, फार्मर टू कंज्यूमर जिसकी हम बात करते हैं, तो ये जो जिसका जो वैल्यू है उसका बड़ा हिस्सा किसान को मिल पाएगा, क्योंकि दूध में कई जगह 80% तक मिलता है। बाकी फसलों पे अगर आप देखेंगे सरकार जो एमएसपी पर जिनकी ज़्यादा खरीद करती है वहाँ छोड़ दे तो बाकी जगह किसान को बड़ी दिक्कत होती है। तो ये कृषि क्षेत्र का या किसानों के लिए जो उनकी उपज की मार्केटिंग है और जो वाजिब दाम है, वही सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि अगर किसान को आर्थिक रूप से सक्षम करना है या वो जो मेहनत कर रहा है उसका फल उसको पूरा मिले, उसमें मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट बन करके उभरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किसान, महिला और युवा सहित कई वर्गों के लिए खास घोषणाएं की हैं, जिनमें से कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक पहल शामिल हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह सरकार के नए प्रावधान से किसानों की स्थिति को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाएगी। कृषि क्षेत्र में सुधार, नई योजनाएं और सरकारी पहलें इस बजट का अहम हिस्सा रही हैं। इससे भारतीय किसानों को बड़ी मदद मिल सकती है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। बजट की घोषणाओं ने निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है।
कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकार भी उम्मीद करते हैं कि इससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी। भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया है। एक प्रमुख क्षेत्र है कपास, जहां किसानों को उत्पादन में गिरावट और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए एक विशेष मिशन तैयार किया गया है ताकि कपास की सस्टेनेबल ग्रोथ सुनिश्चित हो। दूसरा बड़ा मुद्दा दलहन का है, जहां घरेलू आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें आयात करना पड़ता है। इसके लिए उच्च उपज वाली दलहन की किस्मों पर काम किया जा रहा है ताकि देश में इनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके। कॉटन पे एक मिशन कराने पड़ेगा ताकि सस्टेनेबल कॉटन ग्रोथ हो पाए, जहाँ पे प्लांट डिजीज ना आए, किसानों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की शारीरिक दिक्कत ना हो। इस तरह से इस पे कॉटन पे एक मिशन किया जा रहा है। उसीलिए हमें ये दलहन की एक मिशन करने की जरूरत है। देखना है किस तरह से इसकी बढ़ोतरी हो। इसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ दाल बनाने पड़ेगा, दलहन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए रिसर्च करने पड़ेगा। दूसरी बात है फूड प्रोसेसिंग की, क्योंकि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर रहे हैं और उसे बेच नहीं पा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे आप अगर फूड प्रोसेसिंग की काम कर पाए, आप अगर उनको ठीक से पैकेजिंग कर पाए, ठीक से आप उनको उनसे आप कुछ और बना पाए जो कि लोग खा सके बाद में, तो उससे काफी फायदा होगा। खास तौर पर बिहार में होने वाले मखाना पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। मखाना का उत्पादन बढ़ाने और इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये बोर्ड मखाना किसानों की मदद करेगा, खासकर बिहार के किसानों को जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं। बोर्ड का उद्देश्य न सिर्फ मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि इसका बेहतर तरीके से विपणन करना और किसानों को वैश्विक बाजार में स्थान दिलाना है। उम्मीद की जा रही है कि ये किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। जैसे आपने देखा, पहले हमारे पास टी बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है, कॉटन, हमारे पास कॉफी बोर्ड है। उनका भी यही काम होता है, एक तो बढ़ोतरी करे, उन कृषि किसानों को मदद करे, दूसरा उसको बेचे ठीक से। तो इसीलिए ये मखाना बोर्ड बनाया गया है और आशा है इससे फायदा हमारे किसानों को होगा, खासतौर से बिहार के किसानों को, जहाँ पे कि हमें पता है कि वहाँ पे किसानों की रोजगार काफ़ी कम है। उनको बढ़ोतरी देने के लिए ये बोर्ड हमने बनाया है और आशा है आगे जाके ये बोर्ड सक्सेसफुल होगा, सिर्फ बिहार में नहीं परंतु बाकी भारतवर्ष के अन्य हिस्सों में भी जहाँ पे मखाना बन सकता है। वेयर हाउसिंग खासकर कृषि क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि समय पर और सही तरीके से भंडारण की सुविधा न हो तो कृषि उत्पाद नष्ट हो सकते हैं। पारंपरिक तरीकों से अधिक प्रभावी भंडारण व्यवस्था की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने वेयर हाउसिंग सुविधाओं को गांव और तालुका स्तर तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए ग्रीन साइलोज और अन्य आधुनिक भंडारण समाधान पर काम किए जा रहे हैं। आप अगर वक्त में और ठीक सटीक आप वेयर हाउसिंग ना दे पाओ तो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वेस्ट होगा। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उस पर कुछ तो बच जाता है, पर संपूर्ण तरीके से नहीं, उसमें वेस्टेज काफ़ी रहता है। और इसीलिए सरकार ये वेयर हाउसेस की बात कर रही है, इस तरह के ग्रेन साइलोज वगैरह की बात कर रही है और उसको गांव लेवल पे, तालुका लेवल में तो जरूर, पर गांव लेवल तक भी अगर ले जा सके उसकी कोशिश जारी है। तो जब आप कोऑपरेटाइजेशन कर पाएंगे तो ये वेयर हाउसिंग की प्रक्रिया भी आप और जल्दी से कर पाएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव्स जो है 100 किसानों का, 1000 किसानों का, वही सरकार से कुछ ऋण लेके कुछ अपने पैसे से वेयर हाउसिंग फैसिलिटी साइलोज बना पाएंगे। भारत में कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है कि हम एक समग्र राष्ट्रीय कृषि नीति बनाएं। वर्तमान में कृषि से संबंधित कोई स्पष्ट और एकीकृत नीति नहीं है जो देश के हर पहलू को संबोधित कर सके। जैसे यूरोपीय संघ और अमेरिका में कृषि नीतियां हैं, वैसे ही हमें भी अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो समय समय पर रिव्यू की जा सके। विशेष रूप से आयात निर्यात नीतियों को किसानों के हितों के अनुसार होना चाहिए ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। देश की इकोनॉमी में जो लोगों की भागीदारी है और जो विकास है, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, समावेशी विकास की आप बात करेंगे तो जो कृषि पर निर्भर लोग हैं आप उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। तो उनको आपको एम्पावर करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि सरकार को कृषि को और ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए और
ऐसे बड़े कदम उठाने की जरूरत है जो वाकई विजिबल हो, क्योंकि सिर्फ सिंबॉलिक अगर आप करेंगे उससे जमीन पर बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर बजट 2025-26 के प्रावधान कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने की कोशिश है। उम्मीद है कि इनसे कृषि क्षेत्र मजबूत होगा, किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।